Good morning friends, myself Nita Solanki. I am here by discuss introduction of the company with respect to the company law. We will discuss today the topics is first one is the definition of the company, then essential features of the company, then theories of the corporate personalities and kinds of companies. Let us see one by one. What is mean by company? कंपनी क्या है? वैसे जनरल टर्म में देखें तो कंपनी वो है पीपल ऑफ ग्रुप, पीपल का ग्रुप है और जो स्पेसिफाई कोई ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है. द टर्म कंपनी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एसोसिएशन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस एंड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956. जो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, ऐसा पीपल का कोई ग्रुप है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, उसे हम कंपनी बोलेंगे. एज द लॉ जस्टिस लिनले डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एज बाय कंपनी इज मीन्ड एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contribute it or to whom it belongs are the members, and the proportion of capital to which each member is entitled is his share. ये डेफिनेशन में ये बोला गया है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है जो वर्क करते हैं, उसको जो भी उनका शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट दिया जाता है, उसको हम कंपनी बोलेंगे. नेक्स्ट वन, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंपनीज. फर्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन. कंपनी है उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट होता है तो हमें राइट टू सू मिलता है. सेकेंड वन, वॉलंटरी एसोसिएशन. कंपनी में जितने भी लोग जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अदरवाइज जो भी मेंबर्स है वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से वो एसोसिएशन बनाएंगे. थर्ड वन है लीगल पर्सनालिटी. कंपनी इज अ लीगल पर्सनालिटी, इट वर्क्स लाइक ए लीगल एंटिटी. उसको राइट टू सूड एंड राइट टू बी सूड मिलता है. कंपनी पे सूट फाइल हो सकता है एंड कंपनी अदर्स पे भी सूट फाइल कर सकती है, इसलिए हम कंपनी को लीगल पर्सनालिटी बोलेंगे. नेक्स्ट वन है कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी. कंपनी में कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, कंपनी अदर्स के साथ एज ए पर्सन, लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है एंड अदर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट. कंपनी एक स्पेसिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मैनेजमेंट बनेगा उसके डायरेक्शन के अंडर ही वर्क करेगी. देन है कैपिटल. कंपनी में कंपलसरी कैपिटल रेज होगा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शेयर होगा, अदरवाइज कंपनी जो भी प्रोस्पेक्टिव थ्रू पब्लिक से जो भी पैसा कलेक्ट करेगी और वो कैपिटल जो होगी उससे बिजनेस रन करेगी. नेक्स्ट वन है परमानेंट एग्जिस्टेंस. कंपनी का परमानेंट परपेचुअल सक्सेशन होता है. इट मीन्स कि परमानेंट एग्जिस्टेंस है. कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई भी एमडी कोई भी एक्सपायर हो गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती है, कंपनी का परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता है. रजिस्टर्ड ऑफिस. कंपनी में कंपलसरी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, वो हम एमओए में कंपलसरी डिफाइन करेंगे कंपनी का एड्रेस. कॉमन सील. कंपनी का कॉमन सील होगा और वो कॉमन सील एज ए कॉमन सील वो उसकी एंटिटी है और वो कॉमन सील उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी एंटिटी दिखाएगा. नेक्स्ट वन है लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी के जो भी लिमिटेड लायबिलिटी होगी वो पहले से ही हमने डिफाइन कर दी होगी. ट्रांसफरेबिलिटी. कंपनी की जो भी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन होगी, अदरवाइज ईच एंड एवरी रिजोल्यूशन होगी या मैटर्स जो भी होगी वो उसमें सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ट्रांसफरेबली होती, वो वहीं कहीं पे भी सीक्रेट नहीं होगी. नेक्स्ट वन है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो भी होगी, जो कंपनी की जब भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमओ एंड एओए में है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी वर्कआउट करेगी. है नॉट अ सिटीजन. कंपनी लीगल एंटिटी है बट सिटीजन नहीं है, तो उसको सिटीजन के जैसे सिटीजन को राइट मिलते हैं वो राइट्स नहीं मिलते हैं, बट एज ए लीगल पर्सन उसको लीगल एंटिटी के राइट्स मिलते हैं. रेसिडेंस. कंपनी का रेसिडेंस अदरवाइज ऑफिस एड्रेस होगा वो उसका रेसिडेंस होगा.
फंडामेंटल राइट्स, कंपनी के फंडामेंटल राइट्स हो गए वो डिफाइन किए होंगे, जैसे ही कंपनी के MOA में वैसे ही कंपनी वर्क करेगी। सोशल ऑब्जेक्टिव, कंपनी बिजनेस रन करने के एक ऑब्जेक्टिव से वर्क करेगी, बट एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होगा, सोशल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी की वो भी वो वहाँ पे फॉलो करेगी। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड कंपनी हमेशा सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट वन, as we have seen the essential features, there are some theories of the corporate personalities and company. First one, contractual theory. Contractual theory ये कहती है कि there is a nexus of contracts between various constitution। जैसे हमने बोला, जैसे देखा कि कंपनी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज है, ये सब उसके कंपोनेंट्स है, तो ये सब के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, शेयर होल्डर एंड मैनेजर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर होल्डर ने उनका कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मैनेजर उनको ईयरली अदरवाइज उनका जो भी डिफाइंड टाइम है वहाँ पे उनको डिविडेंड पे करेंगे। क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज, उनका भी मैनेजर्स के साथ जो भी रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वैसे ही वर्क करेगा। ये शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज, उन्होंने सब ने एम्प्लॉयज ये सब ने उनके इंटरेस्ट के लिए कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग उनके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी रिलेशंस है उसके बेस पे कंपनी वर्क करेगी। दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल थियरी। नेक्स्ट वन है एग्रीगेट थियरी। This theory related to the contractual theory and based on the idea that individuals form association or aggregation to carry out some common purpose. In the case of the company, it is usually commercial purpose. जहाँ पे commercial purpose होगा कंपनी का, वहाँ पे सभी लोगों का एक common purpose होगा और उसके बेस पे ही कंपनी वर्क करेगी। जो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्चुअल थियरी में कि सभी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये सभी जो भी एंटिटीज है वो मिलके एक कॉमन पर्पस पे वर्क करेगी। नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल और स्टेक होल्डर्स थियरी। अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट सोशल एंटिटी रादर देन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटी itself. The company is responsible to the whole company, not just shareholders. कंपनी में शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, बट कंपनी ऑलवेज एंड ऑलवेज शेयर होल्डर्स को ही पॉइंटेड आउट करके बिजनेस रन नहीं करेगी। कंपनी की एक जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करती है उसके वेलफेयर के लिए भी बिजनेस करेगी। नेक्स्ट वन है कम्युनिटेरियन थियरी। A company is a social constitution and operates within a community. It has a responsibility to all the members of the community and is not just a profit-making institution for the shareholders and officers of the company. कंपनी जहाँ पे एक कम्युनिटी पे बेस है वहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलवेज शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वर्क नहीं करेगी, कम्युनिटी के लिए भी वर्क करेगी। नेक्स्ट वन है कंसेशन थियरी। Sometimes referred to as a privilege theory, concession theory states that the company is created by the state and the status of the separate legal entity is conceded or alternatively granted as a privilege to a body. The company in turn has responsibility and duties to society when making decisions that affect the community. कंसेशन थियरी बोलती है कि कंपनी जहाँ पे भी जो भी डिसीजन लेती है उसमें सोशल एस्पेक्ट भी वो ध्यान में रख के वर्क करेगी एंड एज वेल एज जो भी कम्युनिटी है उसके बेस पे भी डिसीजन मेकिंग करेगी। नेक्स्ट वन है कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि कंपनी लीगल एंटिटी है। अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी एज ए लीगल एंटिटी वो एग्जिस्ट हो जाती है। कंपनी टेक्स द लीगल कैपेसिटी एंड पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन एंड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन। इट कैन इश्यू shares and other securities including rights to put charges on the company property. कंपनी की लीगल को जो की कैपेसिटी होगी, पावर्स पहले से डिफाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग शेयर इश्यू करेगी। A company once created as a separate legal entity form its owners, its operators like directors, officers and employees and any other agent who is contracted by the company. कंपनी कौन
एग्जिस्ट कर सकता है, उसके ओनर्स होंगे लाइक मेंबर्स होंगे, देन डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं. There is a theory is the important theory as the lift of the corporate veil. यहाँ पे वेल का मीनिंग है कि कवर करना. वहाँ पे लिफ्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी पे से जो कॉर्पोरेट का कवर है वो कहीं से हिडन हो जाता है, अदरवाइज उसको हम डिस्क्लोज कर लेते हैं, ये इसका मीनिंग होगा. द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड आइदर, मीन्स कॉर्पोरेट कवर है, कॉर्पोरेट का जो भी प्रोटेक्शन है वो वहां से हट जाएगा. इन द टू केसेस, फर्स्ट वन है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सेकंड वन है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट वन, द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. The other circumstances are decided through the judicial interpretation, which are based on the facts each of the cases as per the decision of the कोर्ट. कोर्ट के डिस्क्रेशनरी पावर पे डिपेंड है कि कोर्ट यहाँ जहाँ पे लिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेगा कि नहीं, वो बेस्ड ऑन द केसेस अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होगा. स्टैट्यूटरी सर्कमस्टेंसेस, फर्स्ट वन है रिडक्शन इन द मेंबरशिप. जब भी रिडक्शन इन द मेंबरशिप होगी, एज लाइक लेस देन 7 इन द पब्लिक कंपनी, कंपनी पब्लिक कंपनी है वहाँ पे 7 मेंबर्स से लेस मेंबर हो जाएंगे, एंड इन द प्राइवेट कंपनी में 2 से लेस हो जाएंगे जहाँ पे मेंबर्स, एट दैट टाइम कंपनी का लिफ्टिंग वेल हो जाएगा. सेकेंड वन है फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी. आफ्टर द इश्यू ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक, द कंपनी हैज टू पे बैक इन द इनिशियल पेमेंट टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन. सेबी गाइडलाइंस इज 130 days. इफ they fail to do so, the corporate veil can be lifted. जहाँ पे भी जो मनी है, एप्लीकेशन मनी है, वो रिफंड करने में कंपनी फेल हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, एट दैट टाइम कंपनी का लिफ्टेड वेल हो जाता है. सेकेंड वन, मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम. जहाँ पे कंपनी के नेम में मिसडिस्क्रिप्शन हो जाता है, एट दैट टाइम लिफ्टेड ऑफ द वेल हो जाएगा. मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टेशन, व्हेनेवर कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है एंड एट द टाइम उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कंपनी के थ्रू हुआ है, एट द टाइम कंपल्सरी स्टैट्यूटरी मीनिंग में लिफ्टेड ऑफ वेल होगा. देन है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट. इन केस ऑफ कंपनीज कैरिड आउट ऑन विथ एन इंटेंशन टू डिफॉल्ट द क्रेडिटर्स, देन द कोर्ट मे बी लिफ्ट द वेल. Holding or subsidiary companies, a subsidiary has a distinct legal entity from the holding company other than in a few circumstances. So, if otherwise shown, the court may, under the act, lift the corporate veil of the subsidiary company. Next one, protection of the revenue. जहाँ पे हम protection of the revenue करने के लिए कोई टैक्स हम hidden रखते हैं, at the time lifted of the corporate veil हो जाएगा. Then है prevention of fraud और इम्प्रॉपर कंडक्ट. व्हेनेवर हम प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड करने के लिए कोई मिसकंडक्ट कैरी करते हैं, एट द टाइम भी लिफ्टेड ऑफ वेल हो जाएगा. नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. जहाँ पे एनिमी कंपनी और ऑल द मेंबर्स बीइंग सिटीजन ऑफ द एनिमी कंपनी बिजनेस रन कर रहे हैं, अदरवाइज कन्वर्ट होगा, एट द टाइम लिफ्टेड ऑफ द वेल हो जाएगा. And then where a company is used to avoid welfare legislation, company welfare legislation avoid करती है, at that time there may be a corporate lifted veil. For determining the technical competence of the company, to look into the competency of the company or shareholders or the promoters, it can be a lifted veil. The next one is important topic is the kinds of companies. First one is the limited company, second is unlimited company, next one government company, foreign company, private company, public company, holding company and subsidiary company. First one, limited company. There are 3 types of limited company. First one is the limited by share. In such companies, the liability is only the amount which remains unpaid on the share. जो unpaid रहती है shares पे, उस पे ही limitation आती है. It is the limited by shares. Second one, limited by guarantee not having share capital. जहाँ पर share capital नहीं है, वहाँ पे limited by guarantee होगा. And this type of the companies, the memorandum of association limits the members liability. यहाँ पर members की liabilities MOA में जैसे ही define होगी है, हमने पहले से ही कर दी है, वैसे ही limitation होगी. And it will be based on the undertaking that has been given in a MOA for the contribution of the winding up.
नेक्स्ट वन, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, जहाँ पे शेयर कैपिटल होगा एंड गारंटी बोथ होते हैं. In such cases the liability would be based on MOA. MOA जब भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी होता है वहाँ पे पहले ही MOA में ये liabilities डिफाइंड होगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट liability towards the guarantee amount the remaining would be unpaid sums of the shares held by a person concerned. Next one is unlimited company. There is no limit on the liability of the members. It is called as the unlimited company. The liability in such cases would extend to the whole amount of the company's debt and liability. Here the members cannot be directly sued by the creditors because there is unlimited liability. When the company is wound up, the official liquidator will call upon the members to discharge the liability. The details of the number of members with which the company is registered and the amount of the share capital has to be stated in AOA. Next one is the government company. When 51% of the paid shares capital is held by the government, the company is called as a government company. The share can be held by the central government or the state government, partly by central and partly by two or more governments may be there. As the legal status of the company does not change by giving a government company, there are no special privileges given to this type of companies. Next one is the foreign company. A company incorporated outside India but having a place of business in India, it is called as a foreign company. If it does not have a place of business in India but only has agents in India, it cannot be considered as a foreign company. Next one, fifth is the private company. A company which has a minimum of 2%, minimum 2 members जहाँ पे भी होते हैं उसको हम private company बोलेंगे, and there have to subscribe MOA and AOA ने उसने compulsory उसने subscribe किया होगा. It should be have minimum paid up 1 lakh होगी उसकी. The maximum number of members to be 50 and the right to be transferred the shares are restricted in the private company. Private company share issue नहीं कर सकती है. Next one is the public company. जो company private नहीं है उसको हम public company बोलेंगे. And the minimum paid up is the 5 lakhs. And a private company is not a subsidiary company, but the public company can be a subsidiary company. It includes any company which is a public company with a paid up capital less than 5 lakhs. Next one is the holding company. A holding company is the company or firm that owns other companies outstanding stock. जो एक कंपनी अदर कंपनी के आउटस्टैंडिंग जो भी स्टॉक है उसको ओन करती है, उसकी ओनर होती है, उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे. द टर्म यूजुअली रिफर्स टू अ company that does not produce goods or service itself rather than is produce it to own shares of the others company. वो goods और service produce नहीं करेगी but shares को own करेगी. And the holding company is allowed to reduction of the risk for the owners and can allow ownership and control of the number of different companies. होल्डिंग कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे वो उसमें रिस्क लेस होगा क्योंकि वो अदर कंपनी को कंट्रोल करेंगे. Last one is the subsidiary company. A subsidiary company is that has been set up or acquired by another company that is usually either larger or better known to the public as a result of its longevity or reputation. The acquiring company is called the parent corporation. If a parent corporation exists strictly to hold the stock in the other entity, it is referred as a holding company. As we have seen, there are 8 types of the company. Thank you very much for being me for this session. This is the types of company and the introduction of the company. Thank you very much for listening me.